तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे हैं। मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम को स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का अनसॉल्व सॉल्व। इसके पहले हम लोग पार्ट 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी को हम बताएं कि अनसॉल्व सॉल्व आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप अनसॉल्व सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब कि अगर 70 क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, मान लीजिए फिजिक्स में, उसमें से 60 प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पुराने क्वेश्चन से पेपर हुए हैं उसमें से आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और अगर अब से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब भी आप 60 प्लस नंबर 70 में ला सकते हैं आराम से। उसके लिए आपको अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, 1 से 1.5 महीने का समय है। उसमें आपको अपनी जी जान लगा देनी है कि आपको अच्छा नंबर लाना है और बढ़िया परफॉर्मेंस करना अपने बोर्ड परीक्षा में। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और बेहतर हम क्लास और कितना ज़्यादा तैयारी आपकी हम उतना करा सके। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घ। हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपको प्रश्न नहीं लिखना होता है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या आपको 5 का घ जैसे क्वेश्चन है इतना आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन की हेडिंग रहेगी वो आपको हेडिंग वहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्टिंग भी किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर है व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन सेतु है, वो संतुलन अवस्था में अगर होगा तो उनके प्रतिरोधों में हमको संबंध स्थापित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का है, यानी कि हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 5 में चले हैं। खंड सा है और खंड या है, और खंड या जो होता है वो होता है सा या फिर या है, आप देख लीजिएगा। वो आपको प्रश्न संख्या 3 नंबर का होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान समझिए, हेडिंग आप बनाएंगे व्हीट स्टोन सेतु। आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घ डालने के बाद डायरेक्ट आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम में व्हीट स्टोन सेतु। मतलब आप एक क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या होता क्या है। तो ध्यान समझिए, होता ये है व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोधों PQRS, ठीक है, जो आपको दिख रहा है PQR और S, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक वर्गाकार आकृति में संयोजित किए जाते हैं। मतलब 4 प्रतिरोध लिए जाते हैं जिसका नाम PQRS है। श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक वर्गाकार आकृति में संयोजित किए जाते हैं। इसमें चतुर्भुज ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए AB और यहाँ पर C और यहाँ पर D। ABCD रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं कि सेल कुंजी K1 तथा धारामापी कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारा में कोई विक्षेप प्राप्त न हो। मतलब इस प्रकार से ABCD इस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं कि इसमें जो कुंजी K1 है तथा धारा मापी की कुंजी K2, ये कुंजी जो K1 है ये K1 है, और धारा मापी की कुंजी जो K2 है उसमें अगर हम बंध स्थापित करें तो उसमें विक्षेप प्राप्त न हो, ठीक है। मतलब विक्षेप प्राप्त न हो मतलब यह है कि वो उसमें जो इसमें धारा हो वो शून्य हो। इस दशा में सेतु संतुलन कहा जाएगा। इस कंडीशन में जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन सेतु है, वो क्या कहा जाएगा, संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। सेतु की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर सेतु संतुलन अवस्था में है तो जो इसमें प्रतिरोध लगे हैं वो एक दूसरे के अनुपात के बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है P/Q जो होगा, P/Q जो होगा वो R/S के इक्वल होगा, या फिर P/R और Q/S के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, व्हीट स्टोन सेतु। नहीं समझ में आप फिर से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, आप लिखेंगे क्या, इसमें PQRS
एक 4 प्रतिरोध होते हैं जिसको वर्गाकार में संयोजित किया जाते हैं, ठीक है, वर्गाकार आकृति में संयोजित किया जाता है। उसके बाद में इसमें ए बी सी डी जो प्रतिरोधों के मान इस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं, जो ए बी सी डी जो है इन सभी प्रतिरोधों के मान इस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं कि जो कुंजी K1 है, अगर K1 को ऑन किया जाएगा, इसमें जो कुंजी K2 है जो धारामापी है, इसमें कोई विक्षेप यानी कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, यानी कि यहाँ पर कुंजी K2 को शून्य होना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जो व्हीटस्टोन सेतु है उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। जब कुंजी K1 को हम ऑन करेंगे, कुंजी K2 में कोई धारा विक्षेप नहीं होगा, इस कंडीशन में हम इस जो ब्रिज बनाया है, संतुलन सेतु बनाया है, इसे हम बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु, यानी कि संतुलन व्हीटस्टोन सेतु बोलेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर इन जो प्रतिरोध है, इस कंडीशन में जो प्रतिरोध है, इनके जो अनुपात है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात P/Q = R/S। इतना आपको मस्ट है लिखना और चित्र बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर किरचॉफ के नियम से सूत्र की व्याख्या। क्या, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम इसके सूत्र की व्याख्या करेंगे, यानी कि जो ये रिजल्ट है इसको हम प्रूफ करेंगे कि P/Q R/S के इक्वल होता है, इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बंद लूप जो है, यानी कि लूप ABDA में कौन कौन सा ले रहे हैं, ABDA में, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं, ABDA में, ठीक है। ध्यान समझिए, जब हम धारा की दिशा में चलती हैं, आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम अच्छे से पता होगा, ठीक है, बंद लूप का नियम भी कहते हैं उसको। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं और हमको रास्ते में प्रतिरोध मिलेगा, तो IR जो लेते हैं, V = IR, वो हम प्लस में लेते हैं। अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे ABD में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे ABDA में, ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय। तो यहाँ से जब यहाँ पर पहुंचे तो हमको धारा I1 मिली है और प्रतिरोध P मिला है, और दोनों क्या है, इधर की ओर हम जा रहे हैं, कैलकुलेशन इधर की ओर कर रहे हैं, और धारा की दिशा भी क्या है, इधर की ओर है, हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो I1 × P क्या है, प्रतिरोध है, I1 × P किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर आओ, यहाँ पर क्या मिला, एक धारामापी मिल रहा है, क्या मिला, धारामापी। लेकिन धारामापी में जो कुंजी K2 है उसमें धारा क्या है, शून्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अभी हम आपको बताएं, इसमें क्या है, धारा शून्य है, I का मान इसमें क्या है, 0 के इक्वल है, I का मान 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर I × G, कुल मिला के भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो यहाँ पर I × G, यानी कि I का मान क्या होगा, 0, और G यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है। फिर अब इधर से फिर इधर की ओर चलेंगे, यहाँ पर यानी कि D से A की ओर। अब देखिए, हम चल इधर रहे हैं, धारा उस दिशा में जा रही है, चल इधर रहे हैं, धारा नीचे की दिशा में जा रही है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर हम किस में लेंगे, I2, और इसमें धारा कौन सी बनी, I2 प्रतिरोध क्या है, R, I2 माइनस में लेंगे और इंटू में R इसमें लेंगे, प्लस में लेंगे, इक्वल में क्या होता है, 0 होता है। यानी कि हम लोग पढ़े हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, समेशन ऑफ IR = कितना, 0, ठीक है, ये हम पढ़े हैं किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, = में 0 जो विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर लिए हैं, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस में हम इक्वल के उधर भेजेंगे तो प्लस में बन जाएगा, यानी कि I2P जो है वो I1 यहाँ पे है ना, I1P जो है वो I2R के इक्वल है। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बंद लूप BCDB में किरचॉफ का नियम लगाने से, ठीक है, इसमें BCDB में। अब इसमें भी सेम वैसे करना है, धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस लेंगे। तो यहाँ से जब यहाँ चले हैं, यहाँ से यहाँ जाना है बस, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है बस। तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो वो क्या मिला, धारा I1 मिली, और क्या मिला, प्रतिरोध Q मिला है। धारा I1 और प्रतिरोध Q, और धारा की दिशा में हम चल भी रहे हैं, अभी धारा भी नीचे की ओर जा रहे हैं, हम भी नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, I1 और Q माइनस। अब हम यहाँ पर जब पहुंचे,
इधर की ओर आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ की ओर, तो यहाँ पर क्या है, धारा के विपरीत दिशा में चला है। विपरीत दिशा में चलने का मतलब है माइनस में लेंगे हम। और क्या यहाँ पर है I2 और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है S है। फिर अगर यहाँ पर फिर से पहुंचेंगे हम, फिर वही है, जीरो है, मतलब इसमें धारा धारा बह ही नहीं रही है, धारा जीरो है, प्रतिरोध क्या है जी है, इक्वल में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये जो जीरो हो गया, ये माइनस में इक्वल को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 2 मान लिए, समीकरण नंबर इसको क्या मान लिए हैं 3 मान लिए हैं। समीकरण 2 को अगर समीकरण 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या है I1 इंटू पी, और समीकरण 3 में क्या है I1 इंटू क्यू, ठीक है, भाग कर दिए हैं। इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या P अपान Q इक्वल टू R अपान S। यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, जो हमको यहाँ पर आपको बताना था। तो ये आपको अगर इतना आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर में आता है तब भी इतना लिखेंगे, 5 नंबर में आता है तब भी इतना लिखेंगे। ये आपका फाइनल है। 3 से 5 नंबर क्वेश्चन छोटा है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हुई तो सोच तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 2025 बोर्ड परीक्षा में भी इसकी आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके जाए। कहीं टफ नहीं है, ना आपको रटना है कहीं पे, सिर्फ इसमें इसके बारे में, चित्र के बारे में लिखना है, उसके बाद में ये कंडीशन लिखनी है, ठीक है। तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है 5वें का अंग। ये क्वेश्चन कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस टाइप का सवाल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, यानी कि हम मान ले रहे हैं, दिया हमको R1 इक्वल टू 16 ओम। उसके बाद बोला इसे पिघलाकर पहले लंबाई का तार का खींचा जाता है, यानी कि जो पहले लंबाई है उसको हम L1 मान रहे हैं और L1 को L मान रहे हैं, और जो पहले लंबाई है उसका आधा कर दिया था, यानी कि जो L है उसका आधा क्या हो जाएगा, L2 की वैल्यू हो जाएगी। और हमको उसके बाद प्रतिरोध जो खींचने के बाद, ठीक है, लंबाई को आधी करने के बाद जो प्रतिरोध है वो हमको ज्ञात करना है, R2 हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सूत्र हम जानते हैं, रो इक्वल टू होता है RA अपान L। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L अपान में A, जहाँ पर रो क्या है घनत्व है, डेंसिटी है, L क्या है लंबाई है, उसके बाद में A क्या है क्षेत्रफल है। यहाँ पे हमको देखना है R और L में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है, क्योंकि लंबाई को आधा कर दिया है, लंबाई को खींचा जा रहा है, हमको प्रतिरोध और लंबाई में हमको रिलेशन चाहिए। अगर इसको हम नियत मान लें, किसको, रो को अगर हम नियत मान लें, यहाँ से क्या हो जाएगा, और रो को नियत मानने के बाद ऊपर और नीचे दोनों में हम क्या करते हैं, L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड करते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, रो को तो नियत मान लिए हैं और यहाँ पे L से मल्टीप्लाई और L से ही हम डिवाइड किए हैं। L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ मिलेगा R इक्वल टू रो L स्क्वायर अपान, ये क्या है, ये है द्रव्य, किसका सूत्र बना, आयतन का बन रहा, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल बन गया, बट इंटू में क्या ऊंचाई, तो ये किसका सूत्र बन गया, आयतन का बन गया। A इंटू L का स्थान पे हम V रख सकते हैं। तो यहाँ से हमको जो फाइनल मिला, इसमें किसमें रिलेशन, R और L में जो रिलेशन मिला वो हम ये देख रहे हैं, R जो है प्रतिरोध जो है वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर मिला, तो हम इसको हम लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल टू, इसको देखते हुए L1 अपान L2 का स्क्वायर। अब इसमें हम सारी वैल्यू रख देते हैं। ये हमारा फाइनल जो हमको रिलेशन मिला है प्रतिरोध और इसमें लंबाई में। तो यहाँ पर R1 कितना था, 16 था, R2 तो निकालना ही है, L1 कितना था, L1 L था, हमने L रख दिया, L2 कितना था, L/2 था, ठीक है। यहाँ से L से L क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा 16/R2 ऐसे लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 16 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया R2 इंटू 4 हो गया, 4 को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, 16 बटे में कितना हो जाएगा 4, और इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा
4 ओम हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसे पिघलाकर जब आधी लंबाई का तार खींचा जाता है तो जो नया तार का प्रतिरोध होगा वो कितने ओम का होगा, 4 ओम का होगा। ये सवाल आप इतना विधिवत लगाएंगे तब आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आपको आंसर अपना चेक करना क्या हम जो सवाल लगाए हैं उसका आंसर सही है या नहीं सही है, या फिर इसी यही सवाल अगर आपको 2 नंबर मिलता है फिर 1 नंबर मिलता है, वैसे मिलेगा नहीं लेकिन आपको ये विधिवत ऐसे लगाना है एग्जाम में, ठीक है। कितने बच्चे होते हैं इसको शॉर्टकट से लगा देते हैं, शॉर्टकट में मैं आपको बता दे रही हूँ, ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। ट्रिक, इसे ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है, आर न्यू प्रतिरोध मतलब नया प्रतिरोध निकालना है। सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि नया प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी आर न्यू हमको यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। नया प्रतिरोध हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये होता है एन स्क्वायर इंटू में आर जो पुराना वाला प्रतिरोध था, ठीक है। यहाँ से आर न्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो तार की लंबाई को चाहे बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए चाहे आधा किया जाए, कितना आधा किया जा रहा है सवाल में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर चाहे 2 गुना बोलेगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे, आधा बोलेगा तो यहाँ पर कितना करेंगे 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आर कितना है 16 है, कितना है 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर न्यू इक्वल टू यहाँ पे आर न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू में कितना 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 ओम, तब भी आंसर आपका वही आएगा। आप इस मेथड को केवल अपना आंसर चेक करने के लिए करेंगे, ठीक है, कि हमारा आंसर जो हम आंसर लाए हैं वो सही है नहीं, इस ट्रिक को तब फॉलो करेंगे। बाकी आपको अगर 3 नंबर में क्वेश्चन मिला है तो आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, आपको विधिवत सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन अभी बताया वो अथवा में था, घा में, क्वेश्चन नंबर 5 के घा में अथवा में था, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 का अंगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आपको इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर ध्यान समझिए। आपको सबसे पहले एग्जाम में पहले थोड़ा माना लिखना है, उसके बाद चित्र बनाना, उसके बाद डेरिवेशन करना है। तो लिखेंगे कि आप समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की 2 धातु की प्लेटें P1 व P2 समांतर रखी होती हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में 2 धातु की प्लेटें P1 व P2 समांतर एक दूसरे समांतर क्या होती है, रखी होती हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित होती हैं। ये जो दोनों प्लेटें हैं वो दोनों प्लेटें स्मॉल d दूरी पर एक दूसरे से क्या होती हैं, स्थित होती हैं। माना कि इनके बीच परावैद्युत पदार्थ के भरा है, इनके बीच मान ले रहे हैं क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ क्या है, के भरा हुआ है। जब मुख्य प्लेट P2 के भीतरी सतह पर -q तथा बाहरी सतह पर +q आवेश प्रेरित होता है तो P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसकी बाहरी सतह पर +q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार प्लेट P2 के अंदर वाली सतह पर -q आवेश रह जाता है, अतः दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं तथा इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी तीव्रता हमको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। जिसकी तीव्रता क्या होती है, = σ/K × ε0। आपको एग्जाम में माना विधिवत लिख कर क्या नहीं है, जैसे जितना हम लिखे इतना आपको माना लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम वो निकालना क्या है, पहले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जब प्लेटों को एक प्लेट को +q आवेश दिया जाता है तथा दूसरे आवेश पर दूसरे जो प्लेट है उसमें -q आवेश इसकी वजह से प्रेरित हो जाता है तथा जो -q आवेश है इसका जो समस्त आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है तथा ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे को इसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्रिएट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर हमको E निकालना है। पहले इनके बीच वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता का सूत्र लिखना है। E होता है σ/K × ε0, जहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, पृष्ठीय घनत्व है, जिसका फार्मूला क्या होता है Q/A। तो इसके स्थान पे सिग्मा का स्थान पे, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा का स्थान पे हमको क्या रखना है, Q/A रखना है। जब भी हम सिग्मा का स्थान पे Q/A रखेंगे तो हमको एक नया तीव्रता का सूत्र मिल जाएगा,
के कांस्टेंट है, परावैद्युत पदार्थ है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अश्लीलता है। उसके बाद में ए क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इनके जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी तो विभवांतर भी उत्पन्न होगा, विभव भी उत्पन्न होगा। लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो v हो तो सूत्र हमको लगाना है, सूत्र E इक्वल टू वी अपान डी से, ये सूत्र लगाना है E इक्वल टू वी अपान डी। यहाँ से हम b निकालेंगे, हम लोग जानते हैं E इक्वल टू वी अपान डी सूत्र होता है, तो हम b निकालेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा, और जो E की वैल्यू ये वाली है समीकरण एक यहाँ से उठा के अगर यहाँ पे रख देंगे हमको मिलेगा v इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट a इंटू में डी, ये में हमको मिलेगा v का मान, विभव का मान मिलेगा। और हम जानते हैं हमको यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। ठीक है, धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपान v, ये धारिता का सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो v की वैल्यू आई है v की वैल्यू उठा के यहाँ पर हम रख देंगे, तो C इक्वल टू मिलेगा क्यू अपान क्यू, v का स्थान पर क्या, ये पूरी वैल्यू, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट a इंटू में क्या d पूरी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, d नीचे आ जाएगा, हमको क्या मिलेगा C इक्वल टू यहाँ से मिलेगा के एप्सिलॉन नॉट a अपान में क्या d, ये मात्रक क्या होता है इसका, फैराड होता है। तो ये आप इसको आपको पूरा ऐसे सेम करके आना है, तब जा करके आपको 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा पूरी तरीके से, जब आप इसको एकदम विधिवत अच्छे से इसको करके आएंगे तो चलिए क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए इसमें ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इसकी धारिता को हम किस प्रकार बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो हमको धारिता का फॉर्मूला मिला है K इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपान में d, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो C है वो d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम बोल सकते हैं C जो है वो क्या है 1 अपान डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जब हम बीच की दूरी जो है वो घटाएंगे, प्लेटों की बीच की दूरी को अगर हम कम करेंगे तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो आप बोलेंगे कि जब हम प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को कम किया जाता है तो इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आप लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे, इसको लिखने के बाद इसको लिखने के बाद इसको लिखेंगे, फिर जो मैं सेंटेंस बोली इसको आप नोट करेंगे। फिर चलिए क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।